जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। भाई ये आप लोगों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप में से कोई भी बच्चा यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है और उसको बीएनएस में दिक्कत आ रही है, आप लोग इस वीडियो को देखना। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें कवर अप करी हैं। पहले मैंने बढ़िया तरीके से आपको आईपीसी का समझाया है, उसके बाद मैंने बीएनएस की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझाया है, उसके बाद मैंने बीएनएस वर्सेस आईपीसी ऐसे करके सारी की सारी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, जो भी मुझे लगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तो कम से कम आपको याद ही होनी चाहिए, वो धाराएं मैंने लिखी हुई है। देखो, याद तो आपको सारी होनी चाहिए, 511 आईपीसी की भी और 358 बीएनएस की भी याद सब होनी चाहिए, ठीक है। पर एक ह्यूमन नेचर है कि हम सब कुछ याद नहीं कर सकते। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जो बिल्कुल ऐसा है कि इसमें से तो बिल्कुल ही आने के चांसेस है, अगर आया तो इसमें से आएगा। ये 1 घंटे की वीडियो है, मतलब लगभग 40 मिनट की वीडियो है ये। इससे बेस्ट वीडियो आपको सच में पूरे YouTube पे नहीं मिलेगी। मैंने इसमें अपराधों को कैटेगराइज करके ये जो वीडियो है उसको बनाया है। जैसे मैंने जो चोट लगने वाली धाराएं हैं उसमें बता दिया अलग से, जो शरीर संबंधी जो अपराध है उसको अलग से बता दिया, ठीक है। जो चोरी संबंधित अपराध है उसको मैंने अलग से बता दिया, महिला संबंधित अपराध है, बालकों से संबंधित अपराध है, उनको मैंने अलग से बता दिया। तो इनको आपको याद करने में आसानी होंगी। आप लोग बढ़िया तरीके से अपने नोट्स बनाना, बहुत बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाना। प्लीज इस वीडियो को प्यार देना। मैंने रात को बैठ के बनाई है वीडियो और मेहनत लगती है भाई, मैं खुद भी वर्किंग हूँ और चीज़ों में मेहनत लगती है। तो अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसी मैराथन वीडियोस और लेकर आऊंगी आप सभी लोगों के लिए। आप लोग वीडियो को देखो, इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जहां तक मुझे लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं कि आपको चीज़ें समझ में ना आए। फिर भी अगर कोई ऐसी डाउट होता है तो आप बताना, मैं इससे नेक्स्ट वीडियो जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट, दूसरे पार्ट में ये जो है ये पूरी खत्म हो जाएगी। इसके उसके अंदर मैं उन चीज़ों को समझाने की जो है वो प्रयास करूंगी। आप लोग इसको पूरा देखना, अपने नोट्स बनाना, और ये मत करना कि पीडीएफ दो, आप अपने हाथ से नोट्स बनाना। आपको चीज़ें याद भी होंगी और मुश्किल से 4 से 5 पन्ने हैं, मुश्किल से 4 से 5 पन्ने। मैं बता रही हूँ इससे कम में कोई नहीं, सब 1 से लेके 511 तक ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैंने देखा है पढ़ाते हुए, और उस बीच में आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, आप सो जाओगे। पर इसमें आप सच में नहीं सोओगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्या क्या है। और एक एक चीज बिल्कुल जो टेक्निकल लैंग्वेज है ना, जो मतलब लॉयर वाली लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी है। प्लीज वीडियो को प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद। तो देखो भाई, सबसे पहले हम कुछ बेसिक लॉज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, जो कानून क्या होता है, इस कानून ऐसे नियमों का समूह है जिसमें किसी अपराध की परिभाषा और दंड का प्रावधान हो, ठीक है। लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। अब कानून की ज़रूरत क्यों है? ताकि हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसका निर्माण हो सके और समाज में अपराध ना बढ़े। अब अगर हम दंड को परिभाषित करने की बात करें कि दंड को परिभाषित किस में किया गया है, तो वो किया गया था इंडियन पीनल कोड में, जो अब क्या बन चुकी है, बीएनएस। अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। कानून है क्या? देखो, कानून कितने तरीके के होते हैं? कानून 2 तरीके के होते हैं, मतलब लॉज जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिविल लॉज यानी कि दीवानी मामले, एक होते हैं आपराधिक मामले या फिर क्रिमिनल लॉज, ठीक है। दीवानी और आपराधिक मामलों में एक अंतर होता है। दीवानी मामले जो होता है ये आर्थिक क्षतिपूर्ति इनकी देनी होती है। मतलब जैसे दीवानी मामले इस तरीके के हो गए, जैसे तलाक हो गया, जमीनी मामले हो गए, ठीक है। इनका अगर तलाक है, एलिमनी लेके वो हट जाएगी, ठीक है। जमीनी मामले हो गए, अगर हमने ज़मीन वापस कर दी तो वो उसका जो है क्षतिपूर्ति की जा सकती है। ऐसे मामले जिनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है वो दीवानी मामले होते हैं, और ऐसे मामले जिनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती वो आपराधिक मामले होते हैं। जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर ही कर दिया, तो क्या क्षतिपूर्ति होगी उसकी? तो उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम दीवानी मामले। इन मामलों का में सजा का प्रावधान नहीं होता। इसमें ये होता है कि क्षतिपूर्ति आप कर दो दीवानी मामलों में। पर जो आपराधिक मामले होते हैं, जैसे हत्या हो गई, मर्डर हो गया, ठीक है, किसी के साथ रेप हो गया, तो इन सब चीज़ों में हम वो नहीं कर सकते, क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। अब स्टेटमेंट क्या दी थी? एक ऑस्टिन की स्टेटमेंट थी कि विधि संप्रभु का समादेश है। कि विधि क्या है? विधि संप्रभु का समादेश है, ठीक है। अपराध क्या है? अपराध वह है जिससे समाज को क्षति पहुंचे। अपराध क्या है? अपराध वह है जिससे समाज को क्षति पहुंचे। अब अपराध के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं? सबसे पहले तो ह्यूमन का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भैंस ने अपराध कर दिया तो भैंस को तुम जेल भेज दोगे, भैंस को जेल नहीं भेज पाओगे। अपराध ह्यूमन के द्वारा ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके मन में एक दुराशय की भावना होनी चाहिए, एक इंटेंशन उसका गलत होना चाहिए, गलत इंटेंशन। ये इंटेंशन भी नहीं, इसको रॉन्ग इंटेंशन लिखना चाहिए हमें, कि रॉन्ग इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद योजना बनाए वो कि मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा, एक्स के घर में चोरी करूंगा, ये उसका होना चाहिए। और
क्षति, कोई ना कोई नुकसान पहुंचे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, अगर ये चार तत्व होते हैं तभी हम मानते हैं कि कोई अपराध जो है वो कारित किया जा सकता है। मनोवृत्ति को मेंस रिया कहते हैं और कार्यान्वयन को एक्टस रियस भी कहते हैं। ठीक है, मेंस रिया और एक्टस रियस मिलके एक क्राइम को जन्म देते हैं, क्राइम बनाते हैं। ठीक है, अपराध कितने प्रकार के होते हैं? अपराध को सुनो, अपराध कितने प्रकार के होते हैं। देखो, ये मैं तुम्हें बिल्कुल जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें बेसिकली जो पढ़ना है वो पढ़ना है बीएनएस और आईपीसी। ठीक है, बीएनएस और आईपीसी हम लोगों को पढ़नी है, तो इसमें ज़्यादा समय हमें व्यर्थ नहीं करना। ये बस मोटा मोटा हम लोगों को देख लेना कि कौन सी चीज़ें क्या होती है। देखो, अपराध के भी दो प्रकार होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था लॉ के कितने प्रकार होते हैं, अपराध के कितने। अब हम पढ़ रहे हैं अपराध के कितने प्रकार होते हैं। अपराध दो तरह के होते हैं, एक होते हैं संज्ञेय अपराध, एक होते हैं असंज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? ठीक है, संज्ञेय अपराध वैसे अपराध होते हैं, ये एक तरीके से गंभीर अपराध होते हैं जिनके लिए 3 या 3 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान होता है। इसमें अपराधी को हम बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं और इसको मजिस्ट्रेट के सामने हमें पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, 7 साल से ज़्यादा की इसमें सज़ा होती है। अब अपराधी को जब तुम बिना वारंट गिरफ्तार कर लोगे, जैसे चोरी हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, ठीक है, इन सबको कहते हैं कि ये मतलब एक तरीके से संज्ञेय अपराध है। ठीक है, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है ये सारी की सारी चीज़ें। अब ये मैं डकैती वगैरह ये तुम लोगों को बताऊंगी कि डकैती वकैती क्या है, जो मेन पॉइंट्स है बस मुझे वो डिस्कस करने हैं थोड़े से आप लोगों से। असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? असंज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। असंज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती है। छोटे अपराध होते हैं, जैसे मारपीट हो गई। अब मारपीट में तुम रिमांड नहीं ले सकते मजिस्ट्रेट के सामने, वो रिमांड देगा भी नहीं, क्योंकि इसमें जनरली 3 साल से कम की सज़ा होती है, 3 साल से कम की सज़ा होती है। और संज्ञेय अपराधों में 3 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है। वारंट मजिस्ट्रेट जारी करता है, वो भी तब जारी करता है जब बार बार बुलाने पर भी जो अभियुक्त है वो नहीं आ रहा है। जैसे कोई मारपीट करके भाग गया और वो आ नहीं रहा, कई बार बुला लिया, तो उसको फिर भी तुम एक 35(3) का नोटिस दोगे, 35(3) का नोटिस। ठीक है, 35(3) के नोटिस में क्या होता है, आप उसको अपनी तरफ से वो कर रहे होते हैं। ये दरोगा की पावर है कि 35(3) का नोटिस दे दिया, दरोगा की पावर। आई होप दिख रहा है तुम लोगों को। मैं पेन का यूज़ करूँ, चलो पेन का यूज़ किया जाता है। एक 35(3) का नोटिस होता है, 35(3) का नोटिस। ठीक है, 35(3) बीएनएस नहीं कह रही हूँ मैं, बीएनएसएस कह रही हूँ। ठीक है, 35(3) बीएनएसएस का नोटिस होता है, जिसके थ्रू जो दरोगा है वो अपने पास से ही, मतलब अपने आप ही, आप उसको एक तरीके से आप उसे छोड़ रहे हो, आप उसे बेल दे रहे हो। ये छोटे असंज्ञेय अपराधों में, असंज्ञेय अपराध में दरोगा या फिर जो प्रभारी निरीक्षक होते हैं वो बेल दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं आईपीसी क्या है। आईपीसी दंड विधान, दंड की परिभाषा, सजा का प्रावधान आईपीसी में किस तरीके से दिया हुआ है। अब आईपीसी है क्या? बेसिकली आईपीसी के अंदर आईपीसी 1860 में मतलब लागू हो गई थी। ठीक है, 511 इसमें धाराएं हैं, 23 अध्याय हैं। सबसे बड़ा अध्याय इसमें 17वां था पिछले वाले में, और सबसे छोटा जो अध्याय था वो था 23वां। ठीक है, अब इसका कुछ बेसिक वो पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चंस आ जाएं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये वाली चीज़ भी करा के चल रही हूँ, कुछ नहीं पता क्या आ जाए। ठीक है, असंज्ञेय अपराध को जमानती अपराध भी कहते हैं, संज्ञेय अपराध को गैर जमानती अपराध भी कहते हैं। जमानती अपराध इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसमें जमानत दे देते हो। मैंने बताया ना अभी, एक 35(3) का नोटिस साइन होता है, 35(3) बीएनएसएस का, जो पहले 41 होता था, 41 सीआरपीसी, वो नोटिस साइन करवा के आप अभियुक्त को अपनी तरफ से जमानत दे सकते हो। ठीक है, जैसे मारपीट जैसे अपराध हो गए, या उसके पास कोई वो मिल गया, क्या कहते हैं उसको, चाकू वगैरह मिल गया, तो उसमें भी आप दे सकते हो आप उसको जमानत। ठीक है, असंज्ञेय अपराध गैर जमानती अपराध होते हैं, मतलब किसी के घर में वो डकैती डाल आया या फिर हत्या कराया, तो उसको कहते हैं गैर जमानती अपराध। अब थोड़ा सा बेसिकली हम ये पढ़ लेते हैं कि विधि आयोग वगैरह स्टार्टिंग से कब आया था, फिर हम जो बीएनएस है उसको स्टार्ट करेंगे। देखो, प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1834 में, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1833 में जब गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 1828 से ये बंदा 1835 तक रहा था, 1828 से 1835 तक रहा था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, 1834 से लेके 38 तक मैकाले ही इसके सदस्य थे, और इसी को इनका पिता भी कहा जाता है। मैकाले को ही हमारा जो आईपीसी के पिता भी कहा जाता है। ये सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ थे। ठीक है,
स्वतंत्रता के पश्चात पहला विधि आयोग जो था वो हमारा जो हमने बनाया, मतलब भारत सरकार ने जो बनाया था वो बनाया था 1955 में। इसके अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़, तत्काल अटॉर्नी जनरल थे ये, ठीक है, उस समय के अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाड़। 22वां वर्तमान में 22वां चल रहा है, वर्तमान में 24वां चल रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल 24वां चल रहा है। और इसका गठन हुआ है 24वें वाले का पिछले साल ही 2024 में, ठीक है। 21 ये इसको छोड़ो, ये तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, ठीक है। इसका और एक सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो रही है कि आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट करना। मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रही हूँ इस पे से। IPC का जो बिल है वो ब्रिटिश संसद में 6 अक्टूबर 1860 में पेश किया जाता है। IPC का दूसरा नाम ताज इराद ए हिंद था, ठीक है। 1 जनवरी 1862 को ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था सिवाय जम्मू कश्मीर के। और फिर 2019 से ये जम्मू कश्मीर में भी 31 अक्टूबर 2019 से ये कश्मीर में भी जो है वो लागू हो गया था, ठीक है, संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया था। जम्मू कश्मीर में कौन सी चलती थी? RPC चलती थी, रणवीर पीनल कोड करती थी। और रणवीर कहाँ के थे? डोगरा वंश के थे, ठीक है। RPC 1932 से लेके 2019 तक चली, मतलब 2019 तक तो RPC ही चली थी। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को पूरे भारत में कौन सी चल गई थी? IPC, ठीक है। बाकी अब हम पढ़ते हैं BNS के बारे में। BNS क्या है बेसिकली? देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपना रटना शुरू कर लेना। अभी तक तो ये था कि पहले मैंने तुम्हें IPC करा दी, अब तुम्हें ये जो है ना, ये जो चीज़ें हैं इसको प्रॉपरली रट के चलना है। 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पूरा स्थापित करके ये जो बिल है ये दिया गया था, ठीक है। दोबारा से इसको छानबीन करके लोकसभा में पूरा स्थापित करके जो BNS का बिल है वो दिया गया था। अब 10 नवंबर 2023 को रिपोर्ट की सिफारिश की गई। और रिपोर्ट की सिफारिश करी किसने थी? संसदीय स्थायी समिति ने इस रिपोर्ट की सिफारिश करी थी, BNS की रिपोर्ट की, ठीक है। और लेकर कौन आया था? इनको लेके आए थे गृह मंत्री अमित शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आ जाए ये क्वेश्चन, ठीक है। 12 दिसंबर 2023 को विधेयक प्रस्तुत किया गया अमित शाह के द्वारा और 1 जुलाई 2024 को जो BNS है वो लागू कर दी गई, जिसके अंदर 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, अब हम आते हैं अपने मेन सेक्शन पे, जिसको पढ़ाने के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं ये जो चीज़ है ये आपके लिए शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। देखो, मैंने बताया IPC 1860 में कितने चैप्टर हैं? 23 चैप्टर हैं, 511 सेक्शन है, 511 धाराएं हैं। और BNS में कितने चैप्टर है? 20 चैप्टर है, 358 धाराएं हैं। अब टॉप 10 चेंजेस जो BNS में और IPC में हैं वो मैं आपको बताने वाली। देखो, सबसे पहले तो मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ के द्वारा हिंसा। ये पहले IPC में नहीं थी, अब इसमें है, ठीक है, BNS में है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, अभी हम पढ़ेंगे भी। BNS 111 धारा 111 शराब की तस्करी, मानव तस्करी, इसको संगठित अपराध के अंदर डाल दिया गया। पहले संगठित अपराध नाम की कोई चीज़ IPC में नहीं थी, अब है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब क्षुद्र संगठित अपराध। ये भी, इसका भी नाम IPC में नहीं था, अब BNS में है। इसको BNS की धारा अंडर सेक्शन 112 के अंदर ये आता है। उसके बाद हम आते हैं सामुदायिक सेवा को पनिशमेंट के रूप में अब माना गया है, पहले ऐसा नहीं था। टेररिस्ट एक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है तुम्हारी, ठीक है। ये हो सकता है कि आ भी जाए, ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन जो है वो आ जाएगी। टेररिस्ट एक्ट जो है ये किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा? तो टेररिस्ट एक्ट जो आएगा वो आएगा BNS की धारा 113 के अंतर्गत। अच्छा, हिट एंड रन में जो है वो पनिशमेंट में चेंज किया गया है इस बार। हिट एंड रन की पनिशमेंट में जो है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है इस बार, ठीक है। राजद्रोह को हटाकर सिमिलर प्रोविजन रख दिया। राजद्रोह के अलावा एक और प्रोविजन रखा गया है। फेक करेंसी को रखना अब अपराध नहीं है। जैसे मान लो पहले ये होता था ना कि अगर किसी के पास फेक करेंसी पाई गई तो उसको जेल भेज देती थी पुलिस, अब ये अपराध नहीं है, पहले अपराध था IPC के तहत। चोर की परिभाषा को बढ़ाया गया है, इसके अंदर साइबर क्राइम और जोड़ दिया गया है, ठीक है, साइबर फ्रॉड जोड़ दिया गया है। ये लिख लेना आप लोग, कहीं इसको बिल्कुल प्रॉपरली लिख के चलना। आप लोग कहीं PDF चिल्लाते रहो, PDF दे दो। PDF से अच्छा तुम लोग अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। मैं समझा के चल रही हूँ तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा। स्नैचिंग, झपटमारी को एक सेपरेट ऑफेंस बना दिया। पहले झपटमारी जो थी ना वो उसके अंदर ही आ जाती थी, चोरी के अंदर ही 379 में, पर अब झपटमारी एक अलग से अपराध बना दिया गया। अभी वो पढ़ेंगे हम कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसमें। तो जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है वो है ये, ठीक है। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो हर्ट और क्षति पहुंचाना। हम इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं सबसे पहले,
ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले? हर्ट, चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। इसके सेक्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग सबसे पहले। देखो धारा 114 बीएनएस की, इधर बीएनएस लिखा हुआ है मैंने, इधर आईपीसी लिखा हुआ है, आई होप आप लोगों को दिख तो रहा ही है। ठीक है, बीएनएस की धारा 114 कहती है उपति, उपति का मतलब होता है चोट पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग, शिथिलता पहुंचा देना। ठीक है, ये आता है उपति के अंदर। ये आईपीसी की धारा 319 में था। अब धारा 115(1), ये वाली जो धारा है 115(1), 115(2), ये जब तुम आओगे भी ना यहाँ पे, तो ये वाली जो धाराएं हैं वो बहुत बहुत आप लोगों को यूज में आएंगी। स्वेच्छया उपति कारित करना, स्वेच्छया उपति का मतलब है कि किसी को सिंपल हर्ट पहुंचा देना। ठीक है, किसी के वैसे थप्पड़ मार दिया, ठीक है, चांटा मार देना, या किसी को ऐसे डंडे से मार देना कि उसके हल्की फुल्की चोट लग जाए, तो उसको कहते हैं स्वेच्छा उपति कारित करना। ठीक है, ये कौन से सेक्शन में आता है? बीएनएस की धारा 115(1) में, और इसमें धारा 321 में। ठीक है, इसमें है स्वेच्छा उपति कारित करने के लिए दंड। अगर किसी ने किसी को सिंपल हर्ट किया है, ठीक है, किसी ने किसी को सिंपल हर्ट किया है, तो उसके लिए दंड, उसके लिए दंड कितना है? 3 साल। ठीक है, 3 साल या उससे भी कम, 6 महीने भी है, मैक्सिमम 3 साल है, मिनिमम 6 महीने है। ठीक है, ये किस में आता है? धारा 323 में। एक और चीज़ आप ये समझो कि जब कभी भी ये धाराएं लगाई जाती है ना, जनरली जब हम अब जब आप लोग आओगे यहाँ पे, तो पता क्या क्या बोलते हैं? 323, 504, 506 का मुकदमा है। किसका? 323, 504, 506 का। 323 का मतलब है मारपीट, 504 में गाली गलौज आ जाता है कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई। ये सारी धाराएं एक साथ ही यूज़ की जाती हैं। अभी आप लोगों में पढ़ाऊंगी इसमें। ठीक है, और इनको धाराओं को यूज़ कैसे करना है ये भी पता चलेगा आपको। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। 115(2) किससे रिलेटेड है? 323 से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें क्या है? एक धारा 116 क्या कहती है? घोर उपति। घोर उपति मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी, मतलब किसी का बिल्कुल सर ही फोड़ गिरा, तो वो किस में आ जाएगा? धारा 320 में। ठीक है, पहले आईपीसी की धारा 320 में और यहाँ पे 116 में। मैं ये वाली धारा बोलती चल रही हूँ, अब ये वाली धारा अपने आप से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, धारा 117 में कहती है स्वेच्छा घोर उपति कारित करना। स्वेच्छया घोर उपति कारित करना, किसी पैने धारदार हथियार से मारना। इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है एक्सरे से। जब हम एक्सरा कराते हैं तब हमें पता चलता है, ठीक है, कि किसी पैने धारदार हथियार से मारा गया। तो ये पहले 2 धाराओं में आता था, 322, 325, अब इसको मिला के धारा 117 कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद धारा 118 कहती है, धारा 118 हमारी कहती है किसी डेडली वेपन के साथ उपति, उपति का मतलब समझ गए ना? हर्ट, किसी डेडली वेपन के साथ उपति करना या स्वेच्छा घोर उपति कारित करना। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने किसी से लठ से मार दिया, या फिर तमंचे के उससे मार दिया, जो बट होता है उससे मार दिया, या कोई सर पे ईंट मार दी, तो उसके अंदर भी धारा 118 आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है धारा 124(1) और 2, अम्ल आदि के प्रयोग से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अभी एक लॉ का पेपर हुआ था, उसमें पूछा भी गया था। धारा 124(1) और 2, अम्ल आदि के प्रयोग से स्वेच्छा घोर उपति कारित करना, किसी के मुंह पे एसिड अटैक कर देना, तो ये आएगा यहाँ पे 326(a) में, 326(b) में। धारा 126 कहती है सदोष अवरोध। सदोष अवरोध का मतलब है किसी को गलत तरीके से रोक लेना। ठीक है, आपको किसी को गलत तरीके से अगर रोकेंगे तो ये भी एक तरीके से क्षति पहुंचाना ही माना जाएगा। ये पहले किस में आता था? धारा 339 और 341 में इसका दंड था, पर अब ये पूरा ओवरऑल किस में हो गया है? धारा 126 में हो चुका है। ठीक है, धारा 127 में है सदोष अवरोध। सदोष अवरोध की बिल्कुल परिभाषा दी हुई है कि 3 दिन से ज़्यादा अगर सदोष अवरोध करता है, 10 दिन से ज़्यादा सदोष अवरोध करता है, ऐसे व्यक्ति का परिरोध करता है जो जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुकी है। देखो तुमने पढ़ा होगा ना, परमादेश, हम आपको आदेश देते हैं कि इसको छोड़ो, आपने इसको किस आदेश से बंद किया हुआ है, तो उसके लिए रिट निकल चुकी है, तब भी उसको अवरोध में रखा हुआ है, उसको बंद करके रखा हुआ है। और गुप्त स्थान पे परिरोध मतलब ऐसे स्थान पे परिरोध जहाँ पे वो अपने माँ बाप या किसी संरक्षक से नहीं मिल सकता, ऐसे कार्य करना धारा 127 के अंतर्गत आता है। देखो मैंने इसमें आईपीसी की धाराएं लिखी हुई है, 343, 344, 345। ठीक है, ये सब आप लोगों को नोट करते जाना है अपने आप से ही। अब हम आते हैं महिला संबंधित अपराध पे। देखो यहाँ से नींद खोल लेना, सो मत जाना। अभी तक तुम, मुझे लग रहा है सो तो नहीं गए हो, सोना मत भाई, पढ़ लो इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो तुम्हें करनी पड़ेगी याद, कम से कम अगर तुम्हें बीएनएस पढ़नी है तो। अब हम पढ़ रहे हैं महिला संबंधित अपराध, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल धारा 23 के अंदर आता है बलात्संग, जो पहले आता था आईपीसी में 375 में। इसमें है बलात्संग का दंड। बलात्संग एक तरीके से बलात्कार ही कहते हैं। ठीक है, धारा कहते हैं ना 376 लगवा दी उसने, 376, तो वो जो 376 थी वो 64 हो चुकी है। क्या हो चुकी है? धारा 64 हो चुकी है, 376 जो थी इसमें इसका दंड है।
ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि धारा 376 में कितना दंड है। धारा 65 के अंदर दिया हुआ है कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड। अब धारा 65 के अंदर दो धाराएं आती हैं, एक आती है 376(3) जिसके अंदर बलात्संग का दंड था, 376(3) जो पहले यहाँ थी ना बलात्संग का दंड, वो अब इसमें आ गई है। और 376 का खा, ये 12 साल से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग का दंड। अब आप कहोगे कि बलात्संग का दंड तो यहाँ भी है, बलात्संग का दंड यहाँ पे भी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि पहले ये होता था जब हम 376A भी लगाते थे, मतलब का खा लगाते थे, तो हम 12 साल से कम आयु की स्त्री को जो दंड देना होगा उसमें 376(3) भी लगा देते थे। पर अब ये इन दोनों को मिला के, कंबाइंडली मिला के, अगर 12 साल से कम की कोई स्त्री है उसके साथ बलात्कार होता है तो सीधा हम धारा 65 को लगा देंगे। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा भाई। धारा 66 क्या है? पीड़ित की मृत्यु का सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। जैसे मान लो उसके साथ तो एक तो वो भी कर दिया, रेप भी कर दिया, साथ ही साथ उसकी दशा इस तरीके से कर दी कि वो विकृतशील हो चुकी है, वो पागल हो चुकी है। ठीक है, उसकी वो अब दशा नहीं रही कि वो एक सामान्य जीवन जी सके। उस केस में कौन सी धारा लगेगी? धारा 66 लगेगी। पहले क्या थी? 376A थी। धारा 67 क्या कहती है? पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन। मतलब दो पति पत्नी अगर डाइवोर्स के दौरान अलग अलग रह रहे हैं, उसके बाद पति जबरदस्ती उसके पत्नी के साथ अपने रिलेशन बनाए, तो वो धारा 67 के अंतर्गत अपराध है। धारा 68 में है प्राधिकार में किसी व्यक्ति के द्वारा मैथुन। मतलब प्राधिकार का मतलब है कि किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करना या किसी ऐसे जगह पे काम करना जहाँ पे किसी के प्राधिकार में आप काम कर रहे हैं और उस व्यक्ति द्वारा किसी भी महिला के साथ मैथुन किया जाना, वो आता है धारा 68 के अंतर्गत, और ये पहले 376C था। ठीक है, धारा 70 में आता है सामूहिक बलात्संग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट तो चल ही रही है, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सामूहिक बलात्संग, इसके अंदर 3 धाराएं आ गई देखो, 376 घ, 376 घ ख और 376 घ ख। ये अभी रात के लगभग 3:30 बज रहे हैं और पता नहीं क्यों मेरा मन किया, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मेरा मन किया कि मैं ये बना लूँ। तो थोड़ा सा मेहनत को सपोर्ट करना, ये तुम लोगों के लिए ऐसे ऐसे करके लिखा है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने बनाया हो यूट्यूब पे, इसके बाद कोई बना दे तो पता नहीं। तो ये तीनों की तीनों जो धाराएं हैं, इसमें क्या आगे 16 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम, इनके साथ अगर सामूहिक बलात्संग कोई करता है तो वो धारा 70 के अंतर्गत आएगा। बस तुम्हें सिंपल धारा 70 याद करनी है आज की। ये वाला जो था ये सिर्फ बलात्संग था, ये सामूहिक बलात्संग है। ठीक है, धारा 74 क्या कहती है? महिला की लज्जा भंग करना। ठीक है, महिला की लज्जा भंग करना, जैसे उसके कपड़े फाड़ दिए या फिर उसको कुछ उल्टे सीधे कमेंट कर दिए, उसके आगे पीछे घूम रहा है वो बंदा, तो वो धारा 354 लगती है। ठीक है, और इसमें क्या है? 74 है। ठीक, धारा 75 में क्या है? लैंगिक उत्पीड़न, किसी को किसी भी तरीके से परेशान करना, उसको मैथुन करने के लिए या फिर उसको अपने पास बुलाने के लिए परेशान किया जाना, वो 354 का के अंतर्गत आता है। ठीक है, दृश्य रतिकारिता, मतलब जैसे धारा 77 में आता है दृश्य रतिकता। इसमें क्या है कि आप मतलब कोई लड़की कपड़े बदल रही है या फिर कुछ मतलब चेंज वगैरह कर रही है, जो भी है, मतलब उसको देखना, बाथरूम में अगर वो कहीं जा रही है तो उसको देखना, तो ये आता है धारा 77 के अंतर्गत दृश्य रतिकारिता। मतलब वो नहीं चाहती कि आप उसे देखें, तब भी आपके द्वारा उसको देखा जा रहा है, तो ये आ रहा है इस धारा के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद धारा 78 पीछा करना। ठीक है, किसी लड़की का पीछा करना, तो ये आएगा धारा 78 में। धारा 79 शब्द अंग विक्षेप, ऐसा कार्य जो किसी महिला की लज्जा भंग का या अनादर करने के लिए आश्रयित है। ऐसे कमेंटबाजी कर देना, कुछ उसको मतलब ऐसे कपड़े वपड़े खोल के दिखाना या फिर ऐसा कुछ कार्य करना, ऐसे कुछ मतलब इस तरीके से का कार्य करना जिससे उस महिला की लज्जा भंग होती है या उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वो किसके अंदर आएगा? धारा 79 के अंदर, 509 के अंदर। धारा 80 दहेज मृत्यु, बहुत इंपॉर्टेंट। इधर BNS चल रहा है भाई। ठीक है, धारा 80 क्या है? दहेज मृत्यु, जो इसमें कहाँ आती है? 304 खा में आती है। उसके बाद धारा 81 में है विधि पूर्वक विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। मतलब किसी
ए नाम के पर्सन ने बी नाम की लड़की को कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उसके साथ ज़बरदस्ती रिलेशन बनाना और उसको विवाह का झांसा देना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, उसके बाद उससे रिलेशन बना लेना। और जनरली ऐसा होता भी है, बहुत सारे केसेस आते हैं कि उसने एक पर्टिकुलर बंदे ने उसके साथ रिलेशन बनाया और उसको बाद में छोड़ दिया। तो उसके अंतर्गत कौन सी लगेगी? धारा 81। ठीक है। धारा 82, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, मतलब एक पत्नी हैगी फिर भी मुंह मारना इधर उधर, उसको कहेंगे धारा 82 के अंतर्गत अपराध। 494 पहले आईपीसी का था। धारा 85 कहती है कि किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जब हम वो लगाते हैं ना, जब धारा वो वाली लगाई जाती है आपकी दहेज वाली, तब ये वाली धारा 85 लगाई जाती है। 498 का, इसको घरेलू हिंसा भी कहते हैं। ठीक है, इसी को ही घरेलू हिंसा भी कहा जाता है। घरेलू हिंसा की धारा है ये। ठीक है। धारा 85 के अंतर्गत ये क्या आएगा? किसी महिला के पति या पति के नातेदार, सास ससुर एटसेट्रा के द्वारा क्रूरता, ये द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मेरी राइटिंग यार ज़्यादा अच्छी तो है नहीं। उसके बाद 86 में लिखी है क्रूरता की परिभाषा की, क्रूरता किस तरीके की क्रूरता है, तो ये 498 का स्पष्टीकरण है एक तरीके से। ठीक है। धारा 88 कहती है गर्भपात कारित करना। गर्भपात कारित करना मतलब किसी महिला को आप लेके चले गए और उसको नहीं पता है कि उसको कहा कि अरे यार तुम्हारा तो वैसे ही हम कुछ वो करवा रहे हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा रहे हैं, उसका गर्भपात कारित करवा देना, उसको ना पता होते हुए भी। और महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना, ये है 89। इसमें महिला की सम्मति हो सकती है पर इसमें महिला की सम्मति नहीं है। ठीक है, ये 313 और ये वाला 312। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। धारा 90 कहती है गर्भपात कारित करने के आशय से किया गया कार्य द्वारा मृत्यु, मतलब गर्भपात कराया जा रहा था उस समय पे वो महिला मर जाती है तो वो धारा 314 के अंतर्गत अपराध है और बीएनएस में 390 के अंतर्गत। अब हम आते हैं शरीर के विरुद्ध अपराधों पे। ठीक है, शरीर के विरुद्ध जो अपराध हैं ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से 100% चांसेस है तुम्हारे, 100% चांसेस है कि इसमें से तुम्हारा कुछ ना कुछ फंसेगा जरूर। ठीक है, आपराधिक मानव वध क्या होता है और हत्या क्या होती है, देखो इस चीज़ को समझ लो बेसिकली। अभी हम जो स्टार्ट करने वाले ताकि तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाए कि आपराधिक मानव वध है क्या। देखो, आपराधिक मानव वध का मतलब है कि एक बंदा, जैसे सपोज करो कोई ए नाम का व्यक्ति था, वो बी के घर में घुस गया। ठीक है, उसने कहा कि तूने मुझे ऐसे ऐसे बोला था और आज देख मैं तेरा क्या हाल करूंगा। अब बी ने भी बोला अच्छा क्या हाल करेगा तू मेरा, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे। अब ए कह रहा है अच्छा तू मुझे समझता नहीं है, मैं तो ये हूँ मैं तो वो हूँ और मैं तो उसे जानूँ मैं तो उसे जानूँ। और इसका स्पष्ट इरादा नहीं था कि ये इसको मारने वाला है, पर ए को गुस्सा आ गया क्योंकि बी चटकी दिखा रहा था और ए ने ठाके से ईंट मार दी, बी मर गया। तो ये आपराधिक मानव वध है। ये इसको मारने के लिए नहीं आया था, ये तो बस अपनी बहस दिखाने के लिए आया था, ये तो अपना वो दिखाने के लिए आया था कि मैं भी महान हूँ, पर इस बीच में बी की मृत्यु हो जाती है तो ये आएगा आपराधिक मानव वध में। और अगर ए यही सोच के जाता कि आज तो बी की मुझे खोपड़ी फोड़नी है तो ये क्या आ जाती, ये क्या आ जाती हत्या की कैटेगरी में। ठीक है, कि जब जानबूझ के मारने का इरादा हो तो वो तो हो जाएगी हत्या, और जब इरादा जानबूझ के मारने का नहीं हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपराधिक मानव वध। पर मर जाए, दोनों ही केसेस में व्यक्ति मर रहा है। इसमें क्या होता है, योजना अचानक से बनती है, आवेश में बनती है, कोई भी पूर्व योजना उसकी होती नहीं है, पर ये पूरा का पूरा योजना के साथ होती है कि मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा वहां पे वो मिलेगा, उसके बाद मैं तकिए से उसका मुंह दबा दूंगा, इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या है, ये परिस्थिति हो गई अचानक से, इसने इसको फालतू बोला, इसने इसको ठाके से पेल दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये अचानक से हो गया, भावनात्मक आवेश हो गया। इसमें क्रूरता हो सकती है, पुराना बदला हो सकता है, कोई भी उसकी गलत इंटेंशन हो सकती है। इसमें 10 साल तक की सजा है, इसमें आजीवन कारावास है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शरीर के विरुद्ध अपराध। शरीर के विरुद्ध अपराध है क्या, देखो धारा 100 के अंतर्गत आ रहा है भैया तुम्हारा आपराधिक मानव वध, किसी व्यक्ति की मृत्यु इस इरादे से करना कि उसकी मौत हो जाए। ठीक है, इस इरादे से करना कि इसकी आज तो तुझे मार ही दूंगा, पहले से सोच के नहीं आया था पर अब तूने मेरे से फालतू बोला, अब तुझे मारूंगा, तो ये आएगा पहले धारा 299 में। ठीक है, ये आएगा आपराधिक मानव वध। और धारा 101 क्या है, हत्या, ये किस में आ जाएगी, 300 में, आईपीसी की धारा 300 में आएगी। ठीक है, और धारा 102 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न किसी और को, मतलब गया तो ए था मारने बी को, पर उसे लगा कि सी जो है वो बी के जैसा ही है और ये सी को लुढ़काया है, बी बच गया, पर मरा तो सी ना, तो ये कौन से कैटेगरी में आ जाएगा, 102 में आ जाएगा बीएनएस की।
103 में है हत्या के लिए दंड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना 302 लगवा दी उसने, 302 लगवा दी, ये हम नॉर्मली भी सुनते रहते हैं 302 लगवा दी। तो ये जो 302 है ये अब 100 धारा 103 हो चुकी है। आ रही बात समझ में। उसके बाद हम आते हैं धारा 104 पे। धारा 104 है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। अब ये समझो आजीवन सिद्ध दोष का मतलब क्या है। ये आजीवन सिद्ध दोष का ये मतलब है कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी पहले से ही आजीवन कारावास में था, अब पहले से ही आजीवन कारावास में था या उसका दंड काट रहा था और पैरोल पे छूट के आया, सपोज करो पैरोल पे छूट के आ गया या किसी बात पे वो छूट के आ गया, उसको बेल मिल गई, जो भी हुआ, और उसके बाद वो जाके फिर से हत्या कर गया है, तो अब उसे क्या मिलेगा। पहले से आजीवन कारावास तो मिल ही रहा है उसे, अब क्या मिलेगा। जैसे मान लो किसी को कोई 45 साल का है, अब उसे मिल गया आजीवन कारावास, उसने 5-7 साल जेल में काटे, अब वो पैरोल पे बाहर निकल आया, 50 साल का हो गया, तो अब बचे हुए समय के लिए उसको आजीवन कारावास मिल जाएगा। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, कि मतलब निकल के आया था किसी काम के लिए और काट आया दूसरे को भी। यह धारा उन लोगों पर लागू होती है जो किसी अन्य अपराध के लिए पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे होते हैं। ठीक है, देख रहे हो कितने नालायक है। अब आते हैं धारा 105 में। धारा 105 दिख रहा है ना तुम्हें। धारा 105 में है हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड, मतलब गैर इरादतन हत्या। वही वाली बात मैंने तुम्हें बताया ना ऊपर, मारने का इरादा नहीं था, मारने का इरादा तो नहीं था, परंतु वो इंसान मर गया। ठीक है, मारने का इरादा नहीं था परंतु वो इंसान मर गया, तो किस में आएगा, आईपीसी की धारा 304 में, और यहाँ पे बीएनएस की 105 में। ये है धारा 106 है उपेक्षा लापरवाही से मृत्यु कारित करना। लापरवाही से मृत्यु कारित करना मतलब अपना नाटकबाजी दिखाना कि झूल रहे हैं, जैसे मान लो रेलिंग पे झूल रहे हैं, ऊपर चढ़ के ए और बी रेलिंग पे झूल रहे हैं, ये छत बनी हुई है, छत की रेलिंग पे ए और बी झूल रहे हैं। ठीक है, और ए में तो चलो अकल नहीं है, पर बी को पता है कि अगर ये ज़्यादा झूलेगा तो ये नीचे मिलेगा, पर फिर भी ये उसे रोक नहीं रहा, तो लापरवाही से उसकी मृत्यु कारित कर दिया, लात मार दी उसे कि जा नीचे पहुंच, और वो लुढ़क गया ए जो व्यक्ति था। तो ये किस में आ जाएगा, ये धारा 106 में आ जाएगा। मैं कैसे कैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ देखो तुम्हें। धारा 107 शिशु विकृचित पागल की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, मतलब उसे मोटिवेट कर रहे हो तुम कि तू तो मरी जा, तेरा रहने का कोई फायदा ना, तेरे जिंदा रहने का कोई मतलब तो है नहीं, तू भैया तू जा, तू अपना सीधा ऊपर भगवान के दौरे जा। तो वो किस में आएगा, धारा 107 के अंतर्गत आएगा। धारा 108 क्या कहती है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। किसी व्यक्ति को आप अगर यदि आत्महत्या का दुष्प्रेरण दे रहे हैं तो वो धारा 108 के अंतर्गत आएगा। ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ये धारा 306 होती है। ठीक है, इसको लिख लेना। धारा 109 हत्या का प्रयत्न, मतलब अभी मरा नहीं है वो, हत्या का प्रयत्न किया गया, हत्या का प्रयत्न, ये है धारा 307 109 में। ठीक है, हत्या अभी मरा नहीं है वो, हत्या कर दी मतलब वो लुढ़क चुका। हत्या का प्रयत्न करना मतलब गया था, उसके मुंह पे तकिया तो रखा था पर वो मरा नहीं, बेचारा बच गया किसी तरीके से, तो वो धारा 109 के अंतर्गत आएगा। धारा 110 में आता है आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न, मतलब उसने ईंट फेंक के मारी तो, पर जैसे ए ने बी को ईंट फेंक के मारी लड़ाई के दौरान, पर बी बच गया, बी के पैर पे लग गई, अभी मरा तो नहीं, पर यह भी तो एक तरीके से आपराधिक मानववादी हो गया कि भाई मतलब वो गया तो इस इरादे से नहीं था, पर जब वो ईंट फेंक के मार रहा है इसका मतलब तो मारने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें क्या लगेगा 110 यानी कि 308। ठीक है, ये मैं बता रही थी आपको, ये जो मैंने फर्स्ट पेज पे बताया था ना, अभी जो हमने फर्स्ट पेज पढ़ा था कि ये वाला जो पॉइंट है आतंकवादी कृत्य है, ये पहले नहीं था। तो आतंकवादी कृत्य धारा 113 के अंतर्गत आता है, 111 में आता है संगठित अपराध, और 112 में आता है छोटे संगठित अपराध। ठीक है, ये आईपीसी में थे नहीं पहले। अब हम पढ़ते हैं भैया चोरी संबंधित अपराधों को, चोरी से संबंधित अपराधों को। पानी पी लो जरा। भगवान की कसम 4 बज रहे हैं, तुम्हें यकीन ना हो रहा तो तुम्हें स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी। चोरी से संबंधित अपराध बीएनएस 301(3), इसमें चोरी है, चोरी किसी भी प्रकार की चोरी। ठीक है, किसी के पैसे चुरा लिए, पर्स चुरा लिया, ठीक है, वो इसमें है। ये किस में आता था पहले, धारा 369 में आता था, किसी की बाइक चोरी कर ली। ठीक है, जनरली जब तुम सबसे पहले आओगे ना तो तुम्हें इसी तरह की विवेचना दी जाएगी धारा 369 की, कि 369 की विवेचना करो। 303(2) में है चोरी का दंड। ठीक है, चोरी का दंड किस तरह के, अब डिपेंड करता है कि किस तरह की चोरी करी है उसने, कि ज़्यादा बड़ी चोरी करी है, पता चले बिल्कुल माल का माल ही उड़ा दिया। ठीक है, किसी के सुनार के यहाँ पे चोरी कर दी तो वो तो फिर ज़्यादा बड़ी चोरी हो जाएगी। तो
इसमें डिपेंड करता है कि चोरी की किस तरीके की गई है। धारा 304 में है झपटमारी, ये अब ये भी आया नया। मैंने अभी तुम्हें जो टॉप 10 चेंजेस बताए थे उसमें बताया था कि ये नया आया है, झपटमारी पहले नहीं था, ठीक है। आईपीसी में ये नया है, तो जो नया आया ना उसको तो स्पेशली याद रखना, ये किस में है, बीएनएस की धारा 304 में, ठीक है। धारा 305 विशिष्ट स्थानों पर चोरी, ठीक है, अलग अलग स्थानों पर चोरी, ये भी नया आया है, ये पहले नहीं था। अलग अलग स्थानों पर चोरी कर ली, ठीक है, किसी के घर में अलग से घुस के चोरी कर ली, ये भी पहले नहीं था, अब आया है। धारा 307 चोरी के दौरान बाधा डालने या हिंसा करने का प्रयास करना, मतलब अगर किसी ए बी के घर में गया चोरी करने, अब बी की आंख खुल गई, अब बी कह रहा ये चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, तो इसने बी को ही मार दिया धक्का या इसके रैपट बजा के आ गया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, धारा 307 के अंतर्गत आएगा, बीएनएस। ये बीएनएस चल रहा है भाई, इधर की साइड बीएनएस है। 308 एक उद्यापन, उद्यापन का मतलब है जबरन वसूली, मतलब मुझे पैसे दे, कैसे ही दे, मुझे पैसे दे, तू मेरे यहाँ पे वो लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, तो मुझे पैसे दे, ये है जबरन वसूली। ये पहले केस में थी धारा 383 में। 308 उद्यापन का, इसमें दंड दिया हुआ है। 308 में किसी व्यक्ति को क्षति का भय दिखाकर वसूली करना। क्षति का भय कि मतलब अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए, बी आदमी, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो तेरी टांग तोड़ दूंगा, तो ये क्षति का भय दिखा दिया, या तेरे बच्चे को उठा के ले आऊंगा, ठीक है, ये एक तरीके से क्षति है। तो ये कौन से में लगेगा, 308(3) में। 308(4) में क्या, किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखा के उससे वसूली करना, ये धारा 387 यहाँ पे आईपीसी की। 308(6) में है आपराधिक अभियोग की, अच्छा मुझे पैसे नहीं दिए ना तो पुलिस से सेटिंग करके और तुझे मैं बंद करवा दूंगा, तेरे ऊपर ये वाली धारा लगवा दूंगा, तुझे पता नहीं है, मुझे तेरे सारे काले चिट्ठे पता है, तो इस तरीके से ये 308(6) के अंतर्गत आएगा अगर ऐसा कुछ करता है तो। अब हम पढ़ते हैं लूट संबंधित अपराध, ठीक है। जब चोरी लूट है, अब देखो चोरी में और लूट में क्या अंतर है, चोरी में और लूट में क्या अंतर है, देखो चोरी करते या चोरी की संपत्ति ले जाते हुए अपराधी जानबूझकर किसी व्यक्ति को मृत्यु, चोट, सदोष, अवरोध का भय दिखाए, तो वो चोरी क्या है, वो लूट है, ठीक है भैया, वो चोरी क्या है, वो लूट है। पर चोरी जबरन वसूली कब है, जबरन वसूली करते समय भयभीत करे और भय दिखाकर वस्तुएं सौंपने को मजबूत करे, कि जैसे तुमने देखा होगा जनरली ऐसा होता है कि तुमने कई बार बहुत सारी बातें भी सुनी होगी कि किसी घने जंगल में से तुम निकल के जा रहे हो और 4-5 लोग एक साथ आ गए, उसने तुम्हें तमंचा दिखाया और तमंचा दिखा के तुम्हारे सारे जेवरात और पैसे, वॉलेट वगैरह सब कुछ निकलवा लिया, तो ये जबरन वसूली भी एक तरीके से कब क्या हो जाएगी, लूट हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब 309 1 2 3 ये तीनों मिलकर लूट बनाते हैं। अब लूट में और डकैती में क्या अंतर है, लूट 5 से कम व्यक्ति करते हैं और डकैती 5 से ज़्यादा व्यक्ति करते हैं। आरे बात समझ में, लूट 5 से कम व्यक्ति करते हैं और डकैती के लिए 5 से ज़्यादा व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 309(4) में है लूट का दंड, ये यहाँ वाली तुम लोग अपने आप पढ़ते जाना और लिखते भी जाना। 309(5) में है लूट का प्रयत्न, कि लूट का प्रयत्न तो किया गया पर लूट हुई नहीं, या प्रॉपर हुई, या मतलब कुछ चीज़ें बच गई, कुछ चीज़ें रह गई और उस बीच में पुलिस आ गई या कोई और आ गया, तो ये लूट का, इसको कहते हैं लूट का प्रयत्न करना। और 309(6) में है लूट करते वक्त स्वेच्छा उपहति कारित करना, मतलब सिंपल हर्ट कर देना, उसको कुछ मार दिया, उसके रैपट मार दिया या तमंचा दिखा दिया या उसके मुंह पे पैर वैर रख लिया कि भैया पैसे दे रहा ना दे रहा तुझे बताऊँ अभी, ठीक है, तो ये आ जाएगा लूट के अंदर। अब उसके बाद करते हैं हम डकैती। देखो डकैती में मैंने तुम्हें बता दिया 5 से ज़्यादा व्यक्ति का होना जरूरी है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। 310(1) में आती है डकैती, 310(2) में आता है डकैती का दंड और 310(3) में आता है डकैती प्लस हत्या, मतलब डकैती तो करी ही, मतलब उन्होंने पैसे वैसे जो भी चुराने थे या सोना वगैरह जो भी चुराना था वो तो करा भी, साथ में किसी को लुढ़का भी है, तो ये आ जाएगा 310(3) के अंदर। अच्छा अगर ऐसी धाराएं होती हैं कि डकैती भी कर दी और हत्या भी कर दी, तो क्या हत्या वाली नहीं लगेगी दीदी, हत्या वाली धारा भी लगेगी पर ये वाली भी लगेगी, आ रही समझ में। 310(4) डकैती की तैयारी, कि हाँ भाई गन लेके आओ, हाँ भाई झोला लेके आओ, पैसे किस में रखोगे, हाँ भाई तू इस बाइक से जाइयो मैं इस बाइक से जाऊंगा, ये क्या है, डकैती की तैयारी करना। 310(5) डकैती के प्रयोजन में एकत्रित होना, डकैती के प्रयोजन में एकत्रित होने का मतलब है कि आ जा रे तुझे भी बुलाऊं, अब 5-6 लोगों को तो इकट्ठा करेगा, वो एक प्लान बनाएगा कि हाँ भाई ऐसे जाना, फिर वहाँ से यूँ जाओगे, तो ये क्या है, डकैती का प्रयोजन करना। 310(6) डाकुओं की टोली का होने का दंड, मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे संगत का असर पड़ना, वो समझ रहे हो तुम, कि जैसे मान लो 6 लोग एक टोली में हैं, उन्होंने 7वें को जोड़ा, उन्होंने कहा कि हम ना
मथुरा वृंदावन जा रहे हैं राधे राधे करने, और वहाँ जाके वो डकैती करी है। अब इसे वो यही कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये 6 लोग जो है ये डकैती करते हैं, पर तुझे पता कैसे नहीं था, ये तो यही काम कर रहे हैं, तो ये भी दंडित माना जाएगा। ये भी दंड का अधिकारी है। आ रही बात समझ में? डाकुओं की टोली का होना। अब हम आते हैं चुराई हुई संपत्ति से संबंधित अपराध पे। चुराई हुई संपत्ति से संबंधित अपराध पे देखो 317(1) इसमें आता है चुराई हुई संपत्ति। 317(2) में आता है चुराई हुई संपत्ति का व्यापार करना। जैसे मान लो चुराई हुई संपत्ति किस तरीके की हो सकती है, जैसे किसी चोर ने कोई चोरी करके मान लो ये पेंसिल चुराई, ठीक है, और जाके बेच आया इस पेंसिल को बी नाम के व्यक्ति को। अब जो बी नाम का व्यक्ति है वो इसका ही व्यापार कर रहा है कि ला मैं पेंसिल बेच दूं, मतलब वो बहुत होशियार बन रहा है। अगर वो ये पेंसिल मान लो 10 रुपए की मिलती है, तो उसने क्या करा, उसने ए से तो ले ली ये 1 रुपए की, और अब बेच दी उसने इस पेंसिल को 5 रुपए का। तो सबको ही फायदा हो रहा है, मजा ही आ रहा है, मजा ही बिल्कुल आ गया, क्योंकि कोई अगर खरीदता बाहर से जाके तो उसको 10 रुपए की मिलती, अब उसने 5 रुपए की बेची। तो चुराई हुई संपत्ति का भी अगर कोई व्यापार करता है तो 411 के अंतर्गत आता है, 317(2) के अंतर्गत आता है। ये धारा तुम लगाओगे आके यहाँ पे, जब तुम चोरों को पकड़ा करोगे ना, तब ये तुम धाराएं लगाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। 317(2) इंपॉर्टेंट है इसमें। 317(3) में है डकैती से चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करना। प्राप्त करना मतलब किसको प्राप्त करना, किसी ने खरीद ली मतलब एक तरीके से उससे, तो वो भी गुनहगार है, चाहे उसे ये भी ना पता हो कि ये डकैती से चुराई है। भाई तूने खरीदी क्यों, समझ रहे हो? इसका बिल दिखाओ, कहते हैं ना बिल दिखाओ, तुम्हारे पास बिल है इसका मतलब बिल नहीं है तो यानी कि तुमने चोट्टे बने से खरीदे हैं कोई भी सामान। 317(4) चुराई हुई संपत्ति का अभ्यस्त व्यापार करना, मतलब दनादन बेच रहा है, चोरी का सामान कोई लेके आता है और ये दनादन बेचता है, ठीक है, तो वो किस में आएगा? 317(4) में आएगा। अब हम आते हैं छल संबंधित कितने अपराध होते हैं। 318(1) में है छल, 318(2) में है छल का दंड, ठीक है। ये तुम बताओगे मुझे छल का दंड कितना है? 3 महीने है, 6 महीने है या 3 साल, बताओ। 318(3) इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है, मतलब मुझे पता है कि उस व्यक्ति को हानि होएगी, फिर भी मैं उसके साथ छल कर रहा हूँ। उस व्यक्ति को मुझे पता है कि उस व्यक्ति को 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, या चलो ज़्यादा करोड़ की बात नहीं करते, उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, ठीक है, 2000 रुपये का नुकसान होगा, मैं फिर भी उसके साथ छल कर रहा हूँ, तो ये क्या है? 318(3) के अंतर्गत अपराध है। 318(4) देख रहा तुम्हें? 318(4) में है छल करना, संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, मतलब संपत्ति को परिदत्त करने के लिए, जैसे एक तरीके से मोटिवेट करना कि भाई ए तू ना बी को संपत्ति भेज दे, सी कह रहा है ये से कि तू बी को संपत्ति भेज दे, और ऐसे ऐसे करके ना, अरे बी तो पागल है, ये तो 50 लाख में ले लेगा, जबकि सी ने इससे बात कर रखी है 60 लाख में, और बीच में इसने पैसे खा लिए, तो ये भी क्या है? एक तरीके से छल है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत अपराध है? 318(4) के अंतर्गत। 324(1) रिष्टि, किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। रिष्टि का मतलब यह है कि तुम जाके किसी की शीशा फोड़िया है, रिष्टि मतलब एक तरीके से बदमाशी करना, ठीक है। तो ये रिष्टि के अंतर्गत आता है। रिष्टि समझ गए होंगे तुम लोग, 425, ये आईपीसी चल रहा है इधर, और 324(2) में है दृष्टि का दंड। अब हम आते हैं अतिचार पे। अतिचार क्या हो? ये अतिचार वो अतिचार नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये आचार नहीं है। इसका मतलब है कि किसी के घर में बढ़ जाना, ठीक है, किसी के घर में घुस जाना। पानी पी लो भाई। अतिचार क्या होता है? देखो 329(1) कहता है आपराधिक अतिचार, किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे वाली संपत्ति में मालिक को डराने, अपमानित करने या परेशान करने के इरादे से घुसना। जैसे ए जो है वो बी की संपत्ति में घुस गया, बी के घर में घुस गया दिन में, ठीक है, क्योंकि रात्रि गृह अतिचार अलग है। ए बी की संपत्ति में घुसा, अब वो खाली ज़मीन में घुस सकता है, हो सकता है वो सुबह सुबह खाली ज़मीन में, चाहे बेशक फ्रेश ही होने गया हो, पर ये घुसा क्यों बी की ज़मीन में? तो ये क्या है? एक तरीके से आपराधिक अतिचार है। इसमें क्या आता है, इस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखना, खाली ज़मीन, खेत या फिर कोई भवन, ये आता है इसके अंदर, ठीक है। धारा 329(3) में क्या आता है? आपराधिक अतिचार का दंड। आपराधिक अतिचार तुम समझ के, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में कब्जे, जैसे बी की संपत्ति है, कुछ भी खाली खेत है मान लो उसका, और ए उसकी संपत्ति में घुस गया कुछ भी कांड करने को, कि उसकी फसल खोल आऊँगा या उसकी भैंस को खोल के भाग जाऊँगा, ठीक है। तो एक तरीके से उसने रिष्टि भी कर दी, बदमाशी भी कर दी, और आपराधिक अतिचार भी कर दिया, ठीक है। या उसको डरा के आ रहा कि अच्छा
हमें दिख मत जाइयो, अपने खेत में मत दिख जाइयो, नहीं तो तुझे बताऊंगा। तो ये क्या है, एक तरीके से आपराधिक अत्याचार है। इसका दंड किसमें 329(3) में है। पहले ही क्या था 441 था, और इसका दंड किसमें था 447 में था। 329(2) गृह अतिचार। 329(2) गृह अतिचार। गृह अतिचार का मतलब है किसी के निजी स्थान में घुसना, ठीक है, किसी के घर के अंदर ही घुस जाना। ये इसमें इसके अंदर घर नहीं आता, इसके अंदर घर आता है। पूजा स्थल में घुस जाना, कहीं पे कोई पूजा का स्थान है, पर्सनल किसी का स्पेस है, तंबू में घुस जाना, जलयान में घुस जाना, इसको क्या कहेंगे, गृह अतिचार। 329(4) में क्या है, गृह अतिचार का दंड है। ये किस में आता है, यहाँ पे 448 में, यहाँ पे 442 में। इसका दंड कितना है, 1 साल। 330(1) गृह अतिचार और गृह भेदन। देखो गृह भेदन का मतलब ये होता है कि किसी की संरचना को तोड़ के घुसना। जैसे ये जब ये वाली जब धारा लगाई जाती है 331(1) जब लगाई जाती है, जब चोरी करने के उद्देश्य से जनरली कोई घुसता है, ठीक है, तो ये चोरी के साथ साथ लगाई जाती है कि किसी के घर को, किसी घर की संरचना को तोड़कर खिड़की दरवाजे में छेद करके तब घुसना, इसको कहेंगे गृह भेद। भेद ही कर दिया करते उसमें, ठीक है, उंगली करना, किसी को परेशान करना। 330(2) रात्रि गृह भेदन। रात्रि में किसी में छेद वेद करके या गेट को तोड़ के तब घुस जाना। 331(1) और 2 रात्रि गृह भेदन के लिए दंड, ठीक है। ये तुम लोग पढ़ते चलना अपने आप आराम से। अब हम आते हैं एक्सीडेंट की धाराओं पे, ठीक है भाई। एक्सीडेंट की धारा देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी तुम यहाँ पे जब आओगे तो तुम्हें प्रैक्टिकली भी यूज करने को मिलेंगी। धारा 281 कहती है बीएनएस की, लोग मार्ग पर उतावलेपन से गाड़ी को चलाना, ठीक है, मतलब अंधाधुंध बिल्कुल करते हुए बाइक को चलाना, ठीक है। ये किसके अंतर्गत अपराध है, 281 के अंतर्गत। अब जब तुम करके गाड़ी चला रहे हो और किसी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा को खतरे में डाल देना, मान लो तुमने करके गाड़ी चलाई और तुम एक को ठोके है, तो उसमें 281 के साथ साथ 125(1) भी लगेगी, ठीक है। ये पहले 279 के अंतर्गत अपराध था और ये वाला 337 के अंतर्गत अपराध था। 125(b) कब लगेगी, किसी व्यक्ति को गंभीर चोट में दोनों चीजें आ सकती हैं। गंभीर चोट के अंदर उसको इतनी गंभीर चोट भी हो सकती है कि हो सकता है वो कोमा में चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या लगेगा, 125(b) लगेगी। 106(1) सामान्य लापरवाही से मृत्यु, मतलब 281 और 106, मतलब नॉर्मली वो मतलब उतावलेपन से चला रहा था, ठीक है, और उसने जाके किसी को ठोक दिया, तो वो 106(1) के अंतर्गत आएगा, उससे उसकी मृत्यु हो गई। पहले क्या था, 304(a) था, ठीक है। और 106(2) लापरवाही से गाड़ी चलाना और मार के भाग जाना, मतलब लापरवाही से गाड़ी चलाई, अपना व्हीकल भी वहीं छोड़ा और भाग गया, या फिर व्हीकल ही लेके भाग गया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, हिट एंड रन के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिट एंड रन पे पिछली बार भी क्वेश्चन बना था, ठीक है, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन बना था। मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे तो यहाँ तक आए भी नहीं होंगे। जो लोग यहाँ तक आए हैं भाई, क्या कहूँ तुम्हें, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, जो तुम्हारा मन करे तो। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं अपहरण और व्यपहरण। देखो अपहरण दिख रहा है ना तुम्हें, अपहरण का मतलब होता है एब्डक्शन। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो उसको कहेंगे अपहरण करना, और किसी की उम्र 18 साल से कम है, यानी कि जैसे किसी बच्चे को अपहरण कर लिया, तो उसको कहते हैं किडनैपिंग। अब ये कब लगाया जाता है, देखो धारा 137 जो है ये तुम्हें इतना मतलब इतना रुलाएगी ना, ये वाली जो धारा है, ये धारा तुम्हें इतनी रुलाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब भैया लड़की भाग जाती है, अब लड़की तो भाग गई, लड़की के घर वालों को ये लगता है कि तुमने भगाई है, 100% दरोगा जी का हाथ है इसमें, कि लड़की जो भागी है उसमें दरोगा जी का हाथ है। तो अगर लड़की 18 साल से कम की है तो 137 लगती है धारा, और अगर लड़की 18 साल से ज़्यादा की है तो 87 लगती है धारा, ठीक है। और जनरली लड़की भागती है और लड़की लड़के को भगा के ले जाती है। सच बात तो ये है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए खैर, पर लड़कियां बहुत चालू हो चुकी हैं और लड़कियां ही लड़कों को भगा के ले जाती हैं। धारा 363, ठीक है। अभी मेरी भी एक लड़की गई हुई है बिहार, उसको लेके आना है मुझे इस धारा के अंतर्गत, ठीक है। 18 साल से ज़्यादा की है, हालांकि वो शादी वादी कर ली होगी उसने, आराम से मज़े ले रही होगी, पर हम वहाँ जाके उसको लेकर आएंगे कि मैडम आ जाओ ज़रा और हमें यहाँ पे आके बयान दे दो, ठीक है। धारा 139 में है कि किसी का अपहरण कर लेना, उसके बाद उसको भीख मंगवाने के लिए मोटिवेट करना या उसको मार पीट के भीख मंगवाना, उससे उसका हाथ पैर तोड़ देना, विकलांगीकरण कर देना, ये आता है धारा 139 के अंतर्गत। और पहले किस में था भाई, धारा 363(a) में था। धारा 140 के अंतर्गत आता है हत्या या फिरौती करने के उद्देश्य से, मतलब किसी का जो बाप है वो भैया करोड़पति है और वो उसके बच्चे को लेके चला गया, ठीक है, और उससे कह रहा कि भैया 5 करोड़ रुपए दे,
या फिर 5 लाख रुपए दे, या कुछ भी एक पर्टिकुलर उसने अमाउंट रखी, फिरौती की अमाउंट रखी, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? व्यापरण के अंतर्गत आएगा। ये जनरली छोटे बच्चों के लिए किया जाता है, पर इसमें आप अपहरण भी ले सकते हो, इसमें दोनों ही है, व्यापरण भी है और अपहरण भी है, ठीक है। 143 के अंतर आता है व्यक्ति का दुर्व्यापार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मानव दुर्व्यापार, इसको मानव दुर्व्यापार कहेंगे या मानव तस्करी कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम उन्हें डिस्कस करेंगे। अब रात के मुझे लग रहा है 4 सवा 4 हो रहे दिखे, और तुम लोग पढ़ लिया होगा तुमने इनके जो है वो नोट्स बना लेना बढ़िया से। मैं लिटरली तुम्हें बता रही हूँ, इतने अच्छे तरीके से तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने भी पढ़ाया होगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक वाइज किसी ने नहीं देखा, सब धारा 1 से लेते हैं और पूरा ओवरऑल चलते जाते हैं 511 तक या 380 तक। तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें दोनों को ही साथ में लेके चलना है। आप लोग इसके नोट्स बना लेना, चाहे इस वीडियो को आप 3 बार देखना, 4 बार देखना, और जैसे रिपीटेडली चल रही है उसको चलाते रहना, मतलब उसमें चला दी, जैसे आपने मान लो कहीं मेट्रो में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, उसमें चला दिया आपने, पढ़ते रहो, देखते रहो, डेली की डेली, डेली की डेली, 3-4 बार देखो, 5 बार देखो, 6 बार देखो, इसके नोट्स बना लेना बढ़िया तरीके से। आप लोग कहेंगे तो चलो मैं एक बार देखूंगी, अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट आए तो टेलीग्राम पे डालने की, पर वैसे ये बहुत गंदे हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, तो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा डालने का, पर चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोग कहेंगे तो डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ना, तैयारी करना। जय हिंद।